सबसे पहले तो प्रेस वार्ता के विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको असुविधा हुई उसका हमें खेद है। आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी का, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय अधीर रंजन चौधरी साहब का, कर्नाटक के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब का, कर्नाटक के हमारे ऊर्जावान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार जी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हम विशेष स्वागत करते हैं। आज आप सब यहां क्यों आए? इससे पहले कि मैं अन्य सम्मानित नेताओं को आमंत्रित करूं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव नारायण साहब का, आज हम सब यहां क्यों आए? अब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी तक हमने केवल यह देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब यह कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अभी तक यह हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में झांककर उसका बेटा, बेटी, पत्नी, मां, बाप क्या देखते हैं या क्या करते हैं, अभी तक यह इस तक सीमित था। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब यह बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई, गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद, और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, ये सब अब सामने आ जाएगा। साथियों, इससे पहले कि मैं अनुरोध करूं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए यह सवाल
ये सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक या तमिल मनीला कांग्रेस के या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब ये नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब ये सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते। मैं अब बिल्कुल सीधे अनुरोध करूंगा, पहले आदरणीय खड़गे साहब से, उसके बाद श्री केसी वेणुगोपाल जी से, फिर सिद्धारमैया जी से, डीके शिव कुमार जी से और अधीर रंजन चौधरी जी से, कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। सभी को मेरा नमस्कार और मंच पे बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। माध्यम के सारे मित्रों को भी मैं नमस्कार करते हुए जो अभी हमारे मीडिया के मुखिया हैं, उन्होंने सारी बातें बताई है। कल भी हम इसी मंच पे बैठे थे, चंद व्यक्तियों के नाम उसमें लाया गया था और लीक हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ चंद व्यक्तियों के पीछे ही वो या उनके एक इमेज खराब करने के लिए वो काम कर रहे, ऐसा मुझे कल महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मीडिया का हुआ, फिर कल व्यक्तियों का हुआ, आज संस्थाओं का हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और वो यशस्वी हो रहे हैं। जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, आज हमारी कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश कौन किए, ये तो बाहर अब निकला। किसने किसने कोशिश की, कहां कहां पर हुआ, तो इसका तो पता लग रहा है। तो कल के दिन भी और गंभीरता से हम विचार करेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है।
तो इसीलिए हम अब हमारे पास लड़ने के सिवाय और कुछ हथियार नहीं, और लोगों के पास से जाना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो खैर, मैं कल ही वो कहा था कि इस इशू को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और राज्यसभा में उठाएंगे। राज्यसभा में पहले इस पे उठाए थे, लेकिन कोविड की वजह से वो वहीं पर रुक गया। फिर इसको फिर हम उठाएंगे, लेकिन लोकसभा में हमारे मित्र चौधरी साहब और सारे पार्लियामेंट के मेंबर इस सवाल को उठाकर आज हाउस को उन्होंने बंद कर दिया। और सभी हम चाहते हैं कि असलियत बाहर आ जाए और डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के हिफाजत के लिए हमको क्या करना है वो कदम हम उठाएंगे। कल ही मैंने कहा था कि जो शासन ऐसे काम कर रहे हैं, इसके लिए वो अधिकार में रहने के लायक नहीं है, यह हमने कहा था। अधिकार वो मॉरल ग्राउंड पे ही नहीं, जो इन्वॉल्वमेंट उनका इस पे है उस आधार पर वो खुद ही राजीनामा देना चाहिए। और इसकी इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर इसको पुष्टि कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इंक्वायरी होना चाहिए। आज मैंने देखा फ्रांस में इसकी इंक्वायरी जांच हो रही है। जो ये अपने स्नूपिंग किया जा रहा है, जो इजराइल कंपनी से आप खरीद कर जो कर रहे हैं, उसके फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरुआत की है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस प्रश्न को उठाएंगे, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, इसको हम कंडम करते हैं और ये सहन करने जनता भी सहन नहीं करेगी और हम भी सहन नहीं करेंगे। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। केसी वेणुगोपाल जी। Thank you, Randeep ji. Randeep Surjewala ji and Karge ji has clearly stated the impact of the revelations by some of the media group about this snooping exercise which has been conducted 2018-19. Today, through the latest revelation, it is clearly, categorically substantiated that this entire snooping has been used for toppling the democratic elected government. The timing of the snooping, which clearly indicate that their main intention is to topple Karnataka government. That point of time itself, we are complaining that our phones are in surveillance. The telephone of Chief Minister Kumaraswamy, then Chief Minister Kumaraswamy, and telephone of Deputy Chief Minister Dr. Parameshwara. Siddaramaiah ji never used a personal number to topple the government by horse trading, by hook or crook. In that way, they used this Pegasus software to topple that government. That is why Karge ji have mentioned not only in Karnataka, in Madhya Pradesh also same thing might happen. No, it is very shocking that the personal security person of former Prime Ministers, Mr. Devagowda, his phone also has been tapped. There is a simple question before the country now: who is safe in this country? As far as his personal
Everybody has to be careful in this country nowadays. There's no privacy. Our union government can enter into anybody's kitchen now. Even bedroom. Even bedroom. Even bathroom also. Therefore, this is not a simple issue. Government can't run away from answering these questions. Now there are pertinent questions before the country. This Modi government cannot run away from these questions. What happened yesterday, Rajya Sabha? Minister has given a statement which has been actually contradictory to the statement which had been given in 2019. Then Minister of IT. Our submission is that government has to come forward for an open discussion. If they are thinking that there is no guilty in their part, why don't they announce a judicial inquiry under the Supreme Court monitoring? Because you can see that when Karnataka incident happened, we approached the Supreme Court. 17 of our MLAs has been joined BJP, had been joined BJP at that point of time. Then we approached the Supreme Court for disqualification of these members. What was the final judgment? Who was the Chief Justice of that point of time? Everybody know that. Who was the Chief Justice? Now, respected Rajya Sabha member, actually that judgment is become instrumental for this horse trading industry in this country now. Therefore, it is very clear that entire this snooping had been done to topple democratic government, to hijack the electoral prospects of opposition parties. Therefore, this must be investigated thoroughly. There should be an impartial judicial inquiry. Congress party is demanding it. On Thursday, in every state headquarters, we are doing a Raj Bhavan march for demanding this thing. There should be a thorough judicial inquiry under the supervision of Supreme Court. Every state headquarters, our party leaders, including CLP leaders, PCC presidents, and people representatives will march to the Raj Bhavan on Thursday. Thursday. We will raise this issue in Parliament. Honorable Kharge ji raised this issue in Rajya Sabha. Adir ji raised in Lok Sabha. We will continue that. And also, we will take this issue of hijacking privacy of a common man of the country to the street of the nation. Thank you. Thank you, sir. May I now request Adhir Ranjan Chaudhary ji. He will throw some light, then Siddharamaiah ji, then DK Shivkumar ji, and then we'll take questions. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, ये जासूसी तंत्र जिस ढंग से एक के बाद एक ये बीजेपी सरकार की नापाक इरादों की बयान देते हैं, इसमें ये साबित होते हैं कि आज हिंदुस्तान में
लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। और ये जासूसी तंत्र सारे हिंदुस्तान में मोदी जी की एक नया कला, मोदी जी और अमित शाह जी की एक नया चुनावी कला लेकर हमारे सामने हाजिर हुए हैं। चुनाव में जीतने के बाद मोदी जी तो सरकार में आए, सत्ता बनाए, लेकिन दूसरे पार्टियों ने जब चुनाव जीतने की बाद सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो मोदी अमित शाह जो डियो है, ये दोनों मिलकर उसको गिराने की, सरकार को तोड़फोड़ करने के लिए ये जासूसी तंत्र को इस घिनौने तरीके से, एक घिनौना कारगुजारी से इस्तेमाल करके एक नया मिसाल सिर्फ देश में नहीं दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि ये है मोदी की न्यू इंडिया, जहां जासूसी तंत्र की राज है। सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, कम से कम ये तो कह दे ये सरकार ऑफ द सर्वेलेंस, फॉर द सर्वेलेंस, बाय द सर्वेलेंस। ये तो कुछ नहीं है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और कितने कितने नाम, कितने कितने घिनौने काम इन लोग किए हैं, इसका पता चलना भी बाकी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है जासूसी तंत्र की। बहुत सारे घिनौने काम और घिनौने साजिश देखना अभी बाकी है। और इसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको ध्यान में रखना चाहते हैं कि हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, जिनको मोदी जी बड़ा पुरस्कार से नवाजा है, बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज मोदी जी की दया से, दुआ से राज्यसभा की मेंबर भी बन चुके हैं। तुरंत उनकी निवृत्ति के बाद आज उनकी थोड़ा आगे की घटनाक्रम को देखना चाहिए। निवृत्ति के पहले किस ढंग से उन्होंने ये सरकार को मदद किए हैं, मैं एक प्यारा पढ़ के सुनाना चाहते हैं आप लोगों को। जब ये हमारे सिद्धरामैया जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनको गिराने के लिए कितना सीधे आदमी है, देखिए मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते, खुद दूसरे किसी को पास रख देते हैं। पुराने जमाने के आदमी है, हम जैसे लोग उतना मोबाइल से भी नहीं हूं। और उसको सुविधा की, और वो जब देखे कि इनके पास नहीं है, इनके हाथ में, कि इनके हाथ इनका मोबाइल है, उनके ऊपर निगरानी करो, उनके ऊपर जासूसी करो और सिद्धरामैया को गिराओ। देखिए सुप्रीम कोर्ट, कुमार स्वामी को, सॉरी कुमार स्वामी, सॉरी कुमार स्वामी, हाँ सॉरी हमारा प्रेसिडेंट है, सॉरी बिल्कुल सॉरी। कुमारस्वामी सरकार को गिराने के लिए किस ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया अपना जासूसी तंत्र, इसका जीता जागता सारे उदाहरण हमारे सामने है। देखिए
सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग विचार मांगने गए थे तो सुप्रीम कोर्ट की जब न्यायाधीश गोगोई साहब थे तो गोगोई साहब क्या कहते हैं, थ्रू आउट दिस ट्यूमाल्सस पॉलिटिकल ड्रामा द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच headed by the Chief Justice of India Ranjan Gogoi helped the BJP in cornering the ruling alliance further. The apex court decreed that the rebels ought not to be compelled to take part in the trust vote and that the party who did not apply to rebels, even as it allowed them to tender fresh resignation to the speaker under police protection. The union is also considered to have played a role in assisting the rebels as the former Attorney General Mukul Rohtagi represented them in their plea. So हम कहां जाएं ये भी हमें देखना पड़ेगा. हिंदुस्तान के लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि हम किधर जा रहे हैं, कहां थे हम लोग. एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पे जो सरकार दिन रात थपथपाते हैं अपने को आप, वो जो नजारा पेश कर रहे हैं हमारे देश के सामने वो ये है कि चुनाव को मारो गोली. जासूसी तंत्र हमारे पास है. जासूसी तंत्र से हम चुनाव में आम लोगों की राय को हम बर्खास्त कर सकते हैं. यही मोदी जी की श्रेष्ठ भारत की एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने पेश हो रहे हैं. नमस्कार. थैंक यू सर. सिद्धारमैया जी. Good evening to all of you. I am Siddaramaiah, former Chief Minister of Karnataka. I am leader of the opposition in Karnataka legislature. In 2018 assembly election, there was a fractured verdict in Karnataka. Bharatiya Janata Party emerged as a single largest party. It got 104 seats. Congress Party got 80 seats and JDS got 36 seats. Since the BJP party is a single largest party, the Honorable Governor of Karnataka called Mr. Yediyurappa to form the government. And he gave time to establish majority on the floor of the House. Mr. Yediyurappa could not able to show the majority on the floor of the House. It failed. After that, Honorable Governor called Mr. Kumaraswamy, who is a leader of both Congress and JDS. And Kumaraswamy became the Chief Minister of Karnataka of the coalition government of Congress and BJP. He was there for Chief Minister for 1 year, 2 months. During 2019, Mr. Kumaraswamy was the Chief Minister. I was the Coordination Committee Chairman. Mr. Parameswar was the Deputy Chief Minister of the coalition government. He belongs to our party. Though we are 80 in number, we supported Kumaraswamy to form the government in order to avoid BJP to form the government. The communal party should not come to power. That was our stand. They started after Mr. Yediyurappa could not prove the majority on the floor of the House.
he started for the horse trading of the MLAs. He gave money to the MLAs. That is, in Karnataka, it is called Operation Lotus. And this word came into existence during 2008 when Yediyurappa was the chief minister then. Till then, there was no such word in Karnataka politics, of course in Indian politics. So Yediyurappa started this Operation Kamala. And you could able to woo 14 MLAs from Congress party and 3 MLAs from JDS. Totally 17 MLAs who resigned at the instance of Mr. Yediyurappa, BJP, and which is ably supported by central government headed by Mr. Narendra Modi ji. It is Narendra Modi ji who supported Yediyurappa to topple the government headed by Mr. Kumaraswamy. In the month of July 2019, all the 17 MLAs have resigned before the Speaker of the Karnataka legislature. And it was not voluntarily resigned. It was not free and voluntary. It was at the instance of the BJP and Mr. Yediyurappa. They all have resigned. Subsequently, they joined BJP. All the 17 MLAs they joined, and Kumaraswamy's government collapsed. I was not carrying my number. I don't have a mobile phone with me. That is why he tapped my PS number, one Venkatesh. He has been with me since 27 years. He has tapped his number and also tapped Satish's number. He is a PA to Mr. Kumaraswamy. And also Manjunath's number is a security to Mr. Devegowda. It is at the instance of the Government of India. It is Government of India headed by Mr. Narendra Modi ji who played this dirty game to topple the opposition government. So they were succeeded in that. That is why they tapped the numbers of Satish, Venkatesh, Manjunath, and our Dr. Parmeshwar, who was a Deputy Chief Minister in the coalition government. Now it is a crime according to me. It's a crime committed by the Government of India. It has to be raised in both the houses of Parliament, and the inquiry is needed. I request Mr. Kharge ji and also the leader in the lower house to demand an inquiry to the whole matter by a high-level inquiry. See, this dirty game has to be stopped. The party which is in power at the center should not play this type of dirty game, should not commit crimes in this manner. See, these numbers are now leaked, and it is confirmed by the one Mr. Ajay. I spoke to my PA, Venkatesh, and he spoke to him also, that Ajay spoke to Mr. PA, and he has confirmed that it is his number only. And it is confirmed with Satish also, it is his number only. According to the report of the Wire, it is these numbers are of the numbers of the PA and of Kumaraswamy and PA of myself. Definitely it is a crime,
It has to be stopped. This type of dirty game should not be allowed in politics. This is not democracy. In a democratic government, toppling the democratic government, it's a crime. That is my point. Thank you, sir. DK Shiv Kumar ji, and then we'll take your questions. That's not working well. Just take this. Good enough. Good evening to all of you. I would not take much of your time. I think the entire country has come to know about this entire phone tapping. The virus has come out with a lot of issues. One thing I would like to take a point. At this point of time, after the government fell down, reports came out in the media about the phone tapping by the Karnataka government itself. Then Yediyurappa was kind enough to order a CBI probe. He ordered a CBI probe, and that probe is still on. Investigation are still going on. When they were so urgent and immediately ordered a CBI probe, I demand, as our General Secretary Venugopaji demanded, that this undoubtedly the Government of India should announce the Supreme Court investigation should take place, whatever the form of investigation, as our party has requested, by the heading a Supreme Court judge. I think this investigation has to take out. Then only the law of this country will prevail. Because already earlier in Karnataka, on a telephone tapping case, Mr. Ramakrishna Hegde government also has been collapsed. There are a lot of instances in that. So we demand a probe, a judicial probe, headed by the Supreme Court of this country. Thank you. Any questions, we'll take one by one. आदरणीय मित्र, पूरे देश ने यह देखा कि एक ऐसी सरकार जो अल्पमत में थी, जैसा सिद्धारमैया साहब ने कहा, उनके पास केवल 104 विधायक थे। 104 विधायकों में आप बहुमत साबित नहीं कर सकते। बहुमत साबित करने का मौका मिला, वो फेल हो गए। जनता दल और कांग्रेस की साझी सरकार बनी। अगर आप जब तक पार्टी का 2/3 स्प्लिट नहीं होता, हिंदुस्तान के संविधान में आप अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर नहीं जा सकते। पर यहां तो हुआ नहीं। उन्होंने चंद विधायक, 14 विधायक खरीद लिए। और सिद्धारमैया साहब ने कहा, परमेश्वर जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, डीके शिव कुमार जी ने कहा कि देखिए, ये लोग अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे रहे, ये हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इन पर व्हिप लागू है और हम इसलिए इन्हें व्हिप इशू करते हैं। हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भगोड़े हों, जिन्होंने पैसे लेकर अपनी मंशा और ईमान और पार्टी बदलने का निर्णय किया हो, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसा केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे और अधीर जी, रंजन गोगोई साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का व्हिप इन पर लागू नहीं होगा। और इन्हीं सनसनीखेज खुलासों में दूसरी बात क्या सामने आई है कि जब रंजन गोगोई साहब के खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाए थे, तो मोदी सरकार
उस महिला के समेत 11 परिवार के सदस्यों की भी जासूसी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल है ना, आर्बिटर। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? 73 साल में पहली बार एंटी डिफेक्शन कानून को खत्म कर रंजन गोगोई साहब ने यह निर्णय दे दिया कि इन लोगों पर एंटी डिफेक्शन एक्ट या व्हिप नहीं लागू होगा। और दूसरी तरफ सरकार उस महिला और उसके 11 परिवारजनों के फोन को टैप कर रही थी। इधर सिद्धारमैया साहब के फोन को टैप कर रही थी, उधर डीके शिव कुमार जी के फोन को टैप कर रही थी। अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन भी टैप हो सकता है, तो इस देश में आप या कोई और आपका दर्शक, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां का फोन भी टैप हो सकता है। इसलिए जो सरकार कर्नाटक में बनाई वो असंवैधानिक है, कानून और संविधान की हत्या करके बनाई गई है। और पिगेसस सॉफ्टवेयर का उन फोन की रिकॉर्डिंग में और क्या क्या राजनीतिक गतिविधि हम सब कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अब ये सामने आ गई। धन्यवाद। यस सर, we'll take that question right away, I promise you. Let me ask if anybody else a question relating to this PC. Any other question? Or yes, Uma ji. Sir, I'll come back to you. आदरणीय साथी, ये सरकार असंवैधानिक नहीं, नाजायज भी है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार एक नाजायज सरकार है। जायज सरकार वो है जो बहुमत और जनता के वोट से बनी हो। जो भगोड़ों को अपनी पार्टी में असंवैधानिक तरीके से शामिल करके बनी हो, वो सरकार कानून और संविधान की सरकार हो ही नहीं सकती। मुझे विश्वास है कि जैसे ही इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में इंक्वायरी होगी, तो वो सारे चेहरे सामने आ जाएंगे, समेत देश के गृह मंत्री के, जिन्होंने ये असंवैधानिक कार्य किया। जिस दिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट और सारे तथ्य सामने होंगे, हम बाकायदा उस दिन अपने कानूनी अधिकार का जाकर सुप्रीम कोर्ट तक इस्तेमाल करेंगे। सर, well, I can only say one thing, that he is factually wrong is now proved by these revelations. That's all. So whatever wrong impression he had in his mind now stands corrected by the revelations. Yes, sir. Sir, as Shri K.C. Venugopal ji, who was then also General Secretary in charge, pointed out to you, and let me reiterate. Any MLA can resign, go home, no problems. There is no difficulty. However, when you make an MLA resign by allurement of joining the other party, then he stands disqualified. Otherwise, anti-defection law should be torn and thrown, and so should the constitution be. If constitution has to be respected, if rule of law has to sustain, then anyone who by allurement and bribery is resigning one party to join other party has to be disqualified. That is the law and the constitution of this country. So if these 14 MLAs and 3 MLAs of JDS, they had resigned, gone home and started agriculture or other operations, was understandable. But did they do so? In hindsight, what we were saying has come true. They resigned. No, majority of the ministers
They resigned, they went over to whom? BJP. And then they became ministers to earn spoils of power. So, Constitution's Anti-Defection Act says, once I am elected on symbol of a party, then only by two-third majority my party can be split and not otherwise. Otherwise I lose my membership. That's the law. That is not for me to think or for you to think, it is for you to adjudge. I let you decide. Now the role of Pegasus spyware in toppling an elected government is writ large. Responsibility of Home Minister has to be fixed. Yes, sir. And then I'll go to the Karnataka question after that. भारतीय जनता पार्टी ने एक से अधिक बार यह कहा है कि वो महाराष्ट्र की चुनी हुई कोएलिशन सरकार को गिराना चाहते, परंतु उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। खड़गे साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि वो महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र भी रहे हैं। पर अब जब उनकी कलई और पोल सार्वजनिक तौर से खुल गई है, तो वो इस प्रकार का कुकृत्य और दुष्कर्म नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। कैन वी गो? ओके। हम हर वो संभव कार्य जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम कर सकते हैं, वो सारे कदम उठाएंगे। सर, one of the biggest learning experiences in the last 2 months has been about Punjab. And now in Karnataka today, Rahul Gandhi has held a meeting. Is it clear who's going to lead the party? Is it going to be United Front? Will it be Mr. D.K. Shivkumar as the Chief Minister? Or will it be Mr. Siddaramaiah? Have you been able to sort this out? Thank you for your question, Sunil ji. I think who's going to lead the party are sitting on this stage. You have on my right side Shri Siddaramaiah ji. You have next to Venu Gopal ji, our senior most leader again, like Siddaramaiah ji, Shri Khadge Sahab, and you have with him Shri D.K. Shivkumar ji. And of course we have our young working president Dhruv Narayan ji. All that I want to say, Bharatiya Janata Party is now caught in its own game of deception and defection in Karnataka. Their lies, untruths, corruption, malgovernance and maladministration have been now exposed. No wonder now they want to sack Shri Yediyurappa as the Chief Minister of Karnataka. People are suffering on account of constant bickering, loot, corruption and maladministration in Karnataka. We are concerned about 8 to 9 crore people of Karnataka and their welfare. We don't care how they distribute spoils of power. So, in order to ensure that party takes up this challenge unitedly, Rahul ji had long deliberations with Shri Siddaramaiah as also with Shri D.K. Shivkumar. I assure you, and I've said earlier, and let me reiterate again, and you'll hear it from both of them also. Congress party is united. There is no difference of leadership. And thank you for suggesting that we are coming to power, which with blessings of people we will come to power. The day Congress gets 150 plus majority, which we hope to with blessings of people of Karnataka, the Congress legislators and Congress leadership will decide who will lead the party. We are very, very clear on that issue. So is Mr. Siddaramaiah very clear on the issue, and so is D.K. Shivkumar ji very clear on the issue. So, Congress party will be projected.
And naturally, my leader of opposition is Siddharamaiah ji, our PCC president is DK Shiv Kumar ji, India's leader of opposition is Khadge Sahab. Then all of them and many other younger leaders who are also present in this hall today and many who are not will work together and ensure that a Congress government is formed in Karnataka to serve. Thank you. I'll also let Shri Siddharamaiah and Shri DK Shiv Kumar answer your question so that you are satisfied, and I'm sure they will answer in Kannada. So they want to hear the same thing in Kannada. No, For our friends from Karnataka, yes. Mr. Surjewala ji answered your question. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. I don't know how many of you understand Kannada. Karnataka people are also here. Karnataka journalists are here. They can follow. But as far as the national media persons are concerned, they can't follow Kannada. He is also Kannadiga. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಮುಂಬಾಗಲಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಬಾಗಲಿನಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, MLAಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ MLAಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿಂಬಾಗಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ is totally dead. Only they are making money in this government. That is why MLAs are unhappy. Not Congress MLAs. BJP MLAs themselves are unhappy. And BJP MLAಗಳೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP MLAsನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ 20% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಅರವಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ. ಹೀಗೆ ಮೆನಿ MLAs ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬರೋದು. ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ನಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗ ಅಂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I'll answer that, don't worry. DK Shiv Kumar ji. ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನ ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಂಬಾಯ್ಲೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಎರಡೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. थैंक यू. सर आप मेरा क्वेश्चन है, इन्हीं का क्वेश्चन है भाई, इनसे पूछो. that is my question. I am totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. You are the media people to answer these things. I think so, because in every state, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the house, giving false information to the house. So we will move a privilege motion against him, definitely. So it is actually, this is the way the government of India is doing COVID control. This is a clear-cut answer, because the Prime Minister is doing a presentation today. I don't know, that presentation also, this type of answer, I don't know. This is actually totally contemptible. How can a central minister can reply this thing? ऑल्सो सुनील जी, ये अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है. सच्चाई ये है. भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है? क्या वो भाजपा की सरकारें नहीं हैं? क्या एक भी भाजपा शासित प्रांत के अंदर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? लोग तड़पते रहे. किसी की मां गई, किसी का बेटा गया, किसी का परिवार गया. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.